अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पीपीएससी का पेपर पैटर्न होगा तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए इंग्लिश का, वो किस तर्ज पे होगा। इस हवाले से बाज़ दोस्त सोशल मीडिया पे जो पेपर सर्कुलेट कर रहे हैं वो यूँ है कि वो कम्प्रिहेंसिव पेपर होगा, यानी सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो एक तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पेपर पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वो सब्जेक्टिव नहीं एमसीक्यूज़ टाइप होगा। हाँ, उसमें कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ज़रूर होंगे, कंपोजिशन के होंगे, ग्रामर के होंगे, लेकिन वो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस होंगे, जो कंपोजिशंस में से कंपोज किए जाएंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अच्छा खासा लंबा होगा, बड़ा होगा, काफ़ी सारे उसमें वर्ड्स होंगे। उसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको नीचे फ्रेम करके पूछे जाएंगे कि ये हवाले आप जो हैं क्वेश्चन, इनको आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करें और रीड करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें कि क्या क्या बात ऊपर पैराग्राफ में कही गई है, क्या बात नहीं पूछी गई, ठीक है, कौन कौन से थीम डिस्कस किए गए हैं। इस तरह के वो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, ठीक है। बाकी ग्रामर के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे, उसमें आपके वॉइस के होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होंगे, नरेशन के क्वेश्चंस होंगे, इडियम्स और फ्रेजेस होंगे, सिनोनिम और एंटोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं इस तरह के जॉब्स के हवाले से। तो आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ख़ासतौर पर उन्हें भी जहन में रखना है कि उनकी भी आपने तैयारी करनी है। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो फ्रेम किया जाएगा। आप लोगों के लिए पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से चंद एमसीक्यूज़ जो मोस्टली वो रिपीट होते रहते हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। उनको आज हम समझेंगे भी, देखेंगे कि वो किस स्टैंडर्ड के हैं, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है, और उनमें आप गलतियां फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पिक किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिल के हल करते हैं। जी दोस्तों, आपके लिए मैंने पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से चंद एमसीक्यूज़ वाइट बोर्ड पे लिखी हैं, तो इन्हें हम मिल के हल करेंगे। आप समझिएगा कि इन्हें किस तरह से हल करना है, किस तरह से हम समझते हैं कि इसका कौन सा आंसर आना है। देखिए, हर सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट ऐसा दिया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में हमने कौन सा आंसर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा और कौन सा आंसर हमने टिक करना है। तो किस तरह से उस चीज़ को समझते हैं, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा गया है, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट खाली जगह द एग्ज़ामिनेशन। अब इस अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूँ तो एक एक लफ्ज़ को लेके हम चलेंगे। ही वॉज नॉट अलाउड, ठीक है, वो कह रहा है कि उसे इजाज़त नहीं थी किस चीज़ की, टू सिट, बैठने की, खाली जगह द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन में बैठने की, इम्तिहान में बैठने की उसे इजाज़त नहीं थी। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा हो कि यहाँ पे जो खाली जगह है इसके लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट उन्हें इन लग रहा होगा, लेकिन देखें सिट जो वर्ड है ना, सिट के साथ आप प्रपोजिशन इन भी यूज़ करते हो, ऑन भी यूज़ करते हो, फॉर भी यूज़ करते हो। डिपेंड करता है कि आप सिट को किस मफहूम में, किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अगर बात की जा रही है कि कुर्सी पे बैठने की, ठीक है, तो आप सिट के साथ प्रपोजिशन इन यूज़ करते हैं। कुर्सी याद रखिएगा वो जिसके बाजू वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे अगर बैठ रहे हैं तो वहाँ पे बैठने के सेंस में आप सिट के साथ प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह की कोई चेयर है, कोई सोफ़ा है या कोई बेंच या स्टूल वगैरह है जिसके बाजू नहीं होते, तो वहाँ पे अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप बैठने के लिए जो सिट आएगा वर्ड, उसके बाद प्रपोजिशन इन यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम वहाँ पे प्रपोजिशन सिट के साथ ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंस को समझने की बात होती है सारी। अब यहाँ पे वो कह रहा है इम्तिहान के लिए इसे बैठने की इजाज़त नहीं थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना, यहाँ पे याद रखिएगा सिट के साथ इन ऑन दोनों नहीं आएंगे, बल्कि यूज़ करेंगे सिट फॉर, ठीक है। उसे इम्तिहान में बैठने के लिए इजाज़त नहीं थी, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट फॉर द एग्ज़ामिनेशन।
सही हो गया। इसके बाद दूसरी MCQs है जी, MCQ है डोंट लेट हिम खाली जगह यू। आगे वर्ब्स उसने दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि हर MCQ में कोई ना कोई एक हिंट हमारे लिए एग्जामिनर लाजमी छोड़ता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। अब इस MCQ को अगर मैं देखूं तो वो जो हमारे लिए हिंट है वो है लेट। ठीक है, अब लेट क्या कहता है? लेट कहता है एक तो कि ये लेट एक तो ये कहता है कि मेरे बाद आपने जब कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो वो तो ऑब्जेक्टिव केस में लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि लेट के बाद आप जब आगे वर्ब यूज़ करते हो तो वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब ये होती है कि ना तो उस वर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन आएगी, ना वो दूसरी फॉर्म होगी, ना तीसरी फॉर्म होगी, ना ही वो ING फॉर्म होगी। बेयर इन्फिनिटिव मतलब जस्ट पहली फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप पहली फॉर्म कौन सी है जी, डिसीव और ये टू डिसीव, ये तो ING फॉर्म है, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगी। अब बच गया हमारे पास डिसीव और टू डिसीव। मैंने आपसे कहा था बेयर इन्फिनिटिव जो होती है वो बगैर प्रेपोजिशन की होती है, तो यहाँ पे तो प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बच गई वर्ब की पहली फॉर्म डिसीव, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। इसके बाद वो कहता है कोलंबस खाली जगह अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो। बात वो कर रहा है कि कोलंबस जो भाई साहब हैं उन्होंने मोर देन 400 ईयर्स अगो ये काम किया कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया था। अब यहाँ पे यही आपका वर्ड जो हिंट है, देखिए अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हुआ है, ठीक है, और उस काम का साथ उसने वक्त भी बता दिया कि इस वक्त वो काम हुआ है। ठीक है, काम हो गया है, माजी में हो गया है, अभी ऐसा नहीं कि काम हो रहा हो। ठीक है, काम हो गया है, साथ उसने वक्त बता दिया है। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जब भी कोई इवेंट आपका हो चुका हो तो वहाँ पे आप उस टेंस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ डिस्कवर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि इवेंट था, पास्ट में हुआ है। ठीक है, डिस्कवर्ड हो सकता है, हैड डिस्कवर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे आप ये समझें कि एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है और साथ टाइम दिया हुआ है कि इस वक्त वो काम हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उस सेंटेंस में अपना जो टेंस यूज़ करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आप हैड डिस्कवर्ड नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे डिस्कवर्ड। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो। इसके बाद ही सेड, अच्छा इस सेंटेंस में आपको ये अगो अकेला लफ्ज़ जो है ये भी आपको एक हिंट दे रहा है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। इसके बाद वो कहता है ही सेड खाली जगह द शेड ऑफ द ट्री। देखें बाज़ जो हमारी MCQs फ्रेम की जाती हैं पेपर में वो इस तरह की होती हैं कि उसमें ग्रामर को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उस पर जो एग्जामिनर जो होता है वो आपका एक्सप्रेशन जो आपके होते हैं, इंग्लिश एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चेक करना चाहता है कि आपको सही एक्सप्रेशंस का पता है। तो ये जो आपके सामने MCQ है ये उसी की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे आपके इंग्लिश एक्सप्रेशन चेक किए जाएंगे, क्या ये सही एक्सप्रेशन का इसे पता है या नहीं पता। मसलन एक सेंटेंस होता है वो आजकल मिसाल के तौर पर आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरी रियल सिस्टर है। ठीक है, या ये मेरा कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है। तो ये सारे रॉन्ग एक्सप्रेशन है। इंग्लिश में ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश में ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं होते। अगर आपने कहना है रियल ब्रदर या रियल सिस्टर तो आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इमीडिएट ब्रदर, इमीडिएट सिस्टर। ठीक है, और कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर होता ही नहीं है। कज़न है तो जस्ट उसे कज़न कहेंगे, आप उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्रेशंस की भी चंद MCQs पेपर में आ जाती हैं। तो आपकी ये जो लास्ट MCQ है चूँकि उसी में से है, तो देखते हैं इसमें क्या गलती है। अब ही सेट खाली जगह द शेड ऑफ द ट्री, अंडर, बिलो, बीनेथ या नन। जी आप चेक करें अंडर या बिलो। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, हो सकता है आप बीनेथ के लिए भी जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये तीनों को टिक कर रहे होंगे। लेकिन देखें हमारे पास जो शेड होता है ना,
इसके साथ हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ना तो हम वो अंडर यूज़ करते हैं, ना बिलो यूज़ करते हैं, ना बीनथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जवाब आपका आएगा नन। अब नन है तो इसका फिर जवाब क्या है? तो इसके लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए हम प्रपोजिशन इन को यूज़ करते हैं, इन द शेड। ठीक है, इन द सन। ठीक है, ये प्रपोजिशंस यूज़ की जाती हैं, इन द शेड, इन द सन। इनके साथ अंडर यूज़ नहीं करते हम, याद रखिएगा। तो ये आपके सामने चंद मैंने एग्जांपल्स ली हैं पास्ट पेपर्स में से कि इस तरह की क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब इससे मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मुकम्मल तरह से आइडिया हो पाए कि पेपर किस तरह का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा। तो मेरे साथ रहिएगा जी दोस्तों। पीपीएससी के चंद कुछ और पास्ट पेपर्स में दी हुई एमसीक्यूज़ के साथ एक नई स्लाइड लेके मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा पेपर सेटर जो होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है, वो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है कि एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, उसको इस A, B, C का नाम दे दिया जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स को, और आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आपने वो एरर फाइंड करनी होती है। अगर आपके ग्रामर पे ग्रिप अच्छी होती है तो आप इजली वो फाइंड कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से हमने एरर को ढूंढना होता है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, इट वॉज मी हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। ठीक है, ए पार्ट में गलती है, बी में या सी में, ये हमने आंसर करना है। तो मैं एक एक लफ्ज़ को चेक करूँगा। इट के साथ वाज, ठीक है, मी हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट उसने जिक्र किया है, माजी का टाइम दे रखा है, तो कॉल्ड भी सही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं जी गलती क्या है। गलती इसमें ये है, यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ दे रखा है वाज। वाज क्या है जी? वाज आपका बिलोंग करता है बी फैमिली से। ये जो बी फैमिली है ना, इसके आगे मेंबर्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी। ये जो मेंबर्स हैं ना भाई, इसके बाद आपने याद रखना है कि हमने क्या यूज़ करना होता है। हमने प्रोनाउन अगर आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होता है। बस यही रूल है जो उसने यहाँ पे दिया है। तो इट वाज मी नहीं होगा क्योंकि ये बी वर्ब का मेंबर है, तो यहाँ पे मी की जगह पे हमने आई करना था। आपके पार्ट ए में गलती है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं पता तो मैं आपके लिए बहुत जल्द इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हु यहाँ पे किस लिए आया है? मी के लिए आया, मी के लिए हु ठीक है। कॉल्ड चूँकि लास्ट नाइट आ गया तो कॉल्ड ही पास्ट इंडेफिनिट ठीक है। कॉल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस दी हुई है यू की, सही हो गया। लास्ट नाइट टाइम फ्रेज भी सही है। बाकी सारे पार्ट्स ठीक हैं, जस्ट ए पार्ट में एरर थी। इसके बाद दूसरी एमसीक्यूज है, आई डोंट लाइक ब्लू एंड ग्रीन। अब देखें, हो सकता है आपको ये सेंटेंस ठीक लग रहा हो, लेकिन इस सेंटेंस में एक गलती है। गलती क्या है ढूंढनी है, देखते हैं। हमारे पास रूल ये होता है कि हम एंड को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एक जैसी चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है आपके सामने, ये नेगेटिव सेंटेंस है और एक जैसी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एंड में ही प्रॉब्लम है। हमें एंड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और एंड जब हटेगा तो उसकी जगह पे आपको आर लगाना पड़ेगा। बाकी सारा ठीक है। आई के साथ डू नॉट ठीक है, आई के साथ डू आता है, नॉट डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, लाइक लगा हुआ है, सही हो गया। ब्लू एंड ग्रीन, ये देखें सिमिलर चीज़ें हैं और इनको जोड़ने वाला जो कनेक्टर है वो यहाँ पे एंड है और फिक्रा आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ज़ाहिर है एंड नहीं आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है, ही हैज़ अचीव्ड द मोस्ट एक्सट्रीम टारगेट। देखिए हमारे पास
कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ कभी नहीं लेते। ये एक्सट्रीम उन्हीं मेंबर्स में से, उसी फैमिली के मेंबर्स में से एक मेंबर है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के साथ ना कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे आप, ना कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप एक्सट्रीम के साथ ये जो द मोस्ट लगा रखा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब इस फैमिली के बाकी मेंबर्स कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जी दोस्तों, आपके सामने मैंने वो सारे एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं जो अपने बाद ना तो कभी कंपैरेटिव डिग्री लेंगे ना सुपरलेटिव लेंगे। आपके लिए मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। कंप्लीट, यूनिवर्सल, आइडियल, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड, एंटायर। ठीक है, आपने इन्हें लिख लेना है, याद कर लेना है कि इनके साथ ना कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की, ना कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो आपके इस सेंटेंस में उसने यही गलती दे रखी है जो कि एक्सट्रीम के साथ द मोस्ट नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे आपकी ये गलती थी। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है जी हमारे पास, ही विजिटेड बाजार टू बाय अ बुक। वो आपसे पूछना ये चाहता है कि ये जो टू बाय है, टू बाय पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रामर के हिसाब से इन्फिनिटिव है, जेरेंड है या पार्टिसिपल है। ठीक है, तो मैं एक एक लफ्ज़ पहले चेक कर लूँगा। ही विजिटेड, विजिटेड ठीक हो गया, ही के साथ पास्ट में वो लिख रहा है तो विजिटेड आना चाहिए था। बाज़ार, अच्छा यहाँ पे वो गलती एक और भी दे सकता था, वो यहाँ पे दा बाज़ार भी लिख सकता था, वो यहाँ पे टू बाज़ार भी लिख सकता था। तो आपने ये भी याद रखना है कि बाज़ार के साथ ना तो हम कोई पहले उससे प्रेपोजिशन लिखते हैं और ना ही उससे पहले बाज़ार के कोई आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह की भी गलती दे के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपके लिए, तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है। ही विजिटेड बाज़ार टू बाय अ बुक। आपसे पूछा ये गया है, ये पास्ट पेपर के MCQ है कि ये टू बाय जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, इन्फिनिटिव है, जेरेंड है या पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव आपको मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि इन्फिनिटिव क्या होती है, वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, अगर उसके साथ टू लगा है तो उसको आप फुल इन्फिनिटिव या जस्ट इन्फिनिटिव कह लेते हैं, फुल इन्फिनिटिव कहते हैं या फिर सिर्फ इन्फिनिटिव कहते हैं। और अगर उसके साथ टू नहीं लगा, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म है तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये हमारी इन्फिनिटिव होती है। जेरेंड क्या होती है जी, जेरेंड ING फॉर्म होती है जो कि नाउन के तौर पर यूज़ होती है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल देखें इसकी टाइप्स में, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारे होते हैं। इन पार्टिसिपल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, आपके काम आएगी। टू चेक वैलिडिटी, लास्ट सेंटेंस, टू चेक वैलिडिटी वन हैड बेटर ऑन स्पॉट। ऑप्शंस हैं गो, वेंट या गॉन। अब हो सकता है बच्चे क्या करें, हैड को पकड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, गॉन इसका आंसर कर दें, लेकिन याद रखिएगा ये आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें ये जो हैड बेटर है ना, ये एक फ्रेज़ है, ये अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव लेती है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव कौन है जी, गो, यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है तो ये इसका आंसर हो जाएगा गो ऑन सपाट। अच्छा, ये इस फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हैड बेटर तो आपके सामने है, हैड सूनर लिख देता हूँ, और वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन। ठीक है, ये चंद मैंने एग्जांपल्स और भी लिख दिए हैं कि जो अपने बाद क्या लेते हैं, अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, याद रखिएगा। जी दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने PPSC के चंद पास्ट पेपर्स में से MCQ सेलेक्ट करके आपको पेपर पैटर्न समझाने के लिए मैंने उन्हें समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पेपर पैटर्न का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, मेरे साथ लेक्चर्स देखते रहिएगा, आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी इस वीडियो में आपकी काफ़ी ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप सब से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।